वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर मदिया नज़र से। डॉक्टर साहबा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और आज हम बात करेंगे PCOS के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर मदिया? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहबा, इतनी अवेयरनेस और इतना काम हो रहा है कि PCOS क्या होते हैं और इसको कैसे, यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ अवेयरनेस बढ़ी है और लोगों को अब इसके बारे में आगाही है? जी बिल्कुल है। काफ़ी लोगों को, मतलब लड़कियां बच्चियां जो हैं वो खुद से अक्सर औक़ात हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि जी PCOS का मसला है। लेकिन थोड़ी सी ये है कि डायग्नोसिस में थोड़ा सा ये मसला आ रहा है कि बच्चियां जो हैं वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे रिलाई कर रहे होते हैं मेजॉरिटी टाइम्स, और ये समझ लेते हैं कि जी क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे PCOS थोड़ी सी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो वो फिर PCOS ही हैं। लेकिन अब जो नई जो मतलब तहकीक आ रही है उसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो सिर्फ अकेला हम नहीं देखते। अच्छा। हमारे लिए तीन बातें ज़रूरी हैं जिनमें हम PCOS की डायग्नोसिस बनाते हैं। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हेयर ग्रोथ होना। अब हेयर ग्रोथ भी ऐसी जगहों पे जो कि हमारे ख़ास किस्म की रतूबत होती है जिसको हम एंड्रोजेंस कहते हैं, उन एरिया जहाँ पे वो रतूबत असर करती है वहाँ पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना। अब वो जगह कौन सी हैं? जैसे चिन है, जैसे अपर लिप्स हैं, जैसे ये साइड्स हैं फेस की। इसके अलावा प्यूबिक हेयर है और बगलों में बाल होना या एक्जिला में हेयर है। ये चीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाजुओं पे, टांगों पे ये इसमें नहीं आते? ये होते हैं, लेकिन इनका हेयर का टेक्सचर हमने देखना होता है कि कोर्स हेयर हो, मतलब बहुत ही ब्लैक हो और कोर्स हो, तो फिर उसको हम कहते हैं। इवन चेस्ट पे भी आते हैं। इसके लिए ख़ास किस्म की क्लासिफिकेशन होती है कि जिसमें हम हेयर की ग्रोथ को हर जगह पे जो है ना क्लासीफाई करते हैं और फिर उन तीन चार में से हम देख लेते हैं कि हाँ जी इतनी एक्सटेंट है हेयर ग्रोथ की। तो ये एक चीज़ है होनी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम देखते हैं, मैंने आपको बताया पीरियड्स इरेगुलर होना। फिर अगर ये दोनों चीज़ें ना हो या इन दोनों में से एक चीज़ हो और फिर अभी हमें डाउट हो तो फिर हम अल्ट्रासाउंड पे जाते हैं। अच्छा। और उसमें फिर हम कहते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड को अलोन हम नहीं लेते पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखने के लिए। अब मुझे बताइए कि इसकी वजूहात क्या हैं और क्या ये ख़ानदानी तौर पर एक मुंतकिल होने वाला मसला भी है? थोड़ा बहुत बिल्कुल जेनेटिक एलिमेंट है इसमें। लेकिन ये कि हम प्योरली उन जीन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यहाँ पे, क्योंकि जेनेटिक स्टडीज़ बहुत महंगी होती हैं और वो है। लेकिन ये कि बहुत से लोगों में तो स्पोरेडिक है, मतलब बच्चियों में वैसे ही मौजूद है। उनके पेरेंट्स को ज़्यादा तभी पता चलता। अमूमन तो लोग सीख ही नहीं करते ना हेल्थ। वो कहते हैं कि जी पीरियड्स प्रोलॉन्ग्ड हैं, 40 दिन बाद आ रहे हैं, 50 दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं। ज़्यादा मसला तब होता है कि जब गैप बहुत लंबा आ जाता है, 2-3 महीने नहीं आते, या फिर दरमियान में तंग होना शुरू हो जाते हैं कि स्पॉटिंग्स हो रही हैं बार बार, टाइम कोई नहीं है पीरियड्स का, या फिर लंबे डेज हो रहे हैं, या फिर बहुत ही थोड़े दिन हो रही है। और फिर ये चीज़ है। और दूसरा ये कि ज़्यादा फिर कंसर्न हेयर ग्रोथ का आता है। अब हेयर ग्रोथ का ये है कि क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, बहुत से हमारे पेशेंट आएंगे ना तो उनमें हेयर ग्रोथ नहीं होती है, तो वो जब तक हम पूछे ना उनसे ना तो वो बताते नहीं है। हाँ, बताते नहीं है। और हम फिर देख के हम कहते भी हैं कि यार हेयर ग्रोथ तो है ही नहीं। हाँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप जब भी बच्चियाँ आती हैं हम पूछते ज़रूर हैं कि आप कि सही सिम्टम्स जो हैं वो डॉक्टर को बताएं। वज़न का बढ़ना भी क्या इसके एक अलामात में से एक है? बिल्कुल। देखिए PCOS जो है ना वो एक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ये अकेली बीमारी नहीं है, इसके साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं। उसमें ये कि वेट का गेन होना, बच्चियाँ यही कहती हैं कि हम वेट लूज़ नहीं कर पाते, कि हम बहुत एक्सरसाइज और डाइट कर रहे हैं फिर भी हम लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके साथ में ये कि आप जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन लोगों में ज़्यादा होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना वो राइज़ करना शुरू कर देते हैं। और मेजॉरिटी गर्ल्स जो है ना, मतलब कि जो 20+ होती हैं वो प्री डायबिटीज़ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, अर्ली मतलब 20s में ही? हाँ, प्री डायबिटीज़ जो है, अगर देखें ना हमारी बच्चियाँ अगर पहले ही से वो थोड़ा ओवरवेट हैं, फिर उनकी डाइट भी ऐसी है, तो वो हम ये देखते हैं कि 100+ पे हमें शुगर्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर थिन लीन है तो फिर तो शायद इतने हमें ना मिले, लेकिन अगर वो ऑलरेडी टेंडेंसी है वेट गेन करने की और ऑलरेडी PCOS भी हैं तो फिर हमें प्री डायबिटीज़ रेंज मिलनी शुरू हो जाती है। सही। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी माइल्डली एलिवेटेड होता है। लाइक हमारा BP 120/70 होना चाहिए, कभी 130 होगा, कभी 85 होगा, कभी 90 होगा। तो ये चीज़ भी हम देख रहे होते हैं उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें फिर इकट्ठी होकर आती हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए क्या किया जाना ज़रूरी है? देखिए पहली बात तो ये कि ये मतलब ये कि अवेयरनेस है जनरल की, ये बहुत कॉमन है। और बच्चियाँ अमूमन जो है ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है कि उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है और वेट का प्रॉब्लम आ रहा होता है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ चीज़ें सेटल हो जाती हैं। बच्चियों शादियों के बाद कंसीव भी कर लेती हैं।
तो इतना मतलब ये कि नहीं होता। लेकिन कुछ अब पिछले दिनों में मतलब ये बात है, एक पेशेंट आई तो उन्होंने कहा कि जी PCOS हो रहे हैं, तो घर वाले कह रहे हैं जी इसकी शादी कर दें ये मसला ठीक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता, आपके हार्मोनल चेंजेस तो नहीं स्टॉप होंगी कि आप अर्ली डिसीजन सिर्फ इसलिए ले लेंगे PCOS है, ऐसे नहीं होता। तो आपका ये है कि बल्कि PCOS जिन बच्चियों को हो उनको पहले प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेके फिर शादी करनी चाहिए, वरना एक और स्ट्रेस ऐड हो जाता है। ऐसे ही है। अगर बच्चे नहीं हो रहे हों तो जाहिर है वो एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की होती हैं, फिर उसमें आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो उसमें यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चियों को पहले से जो है ना, वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन PCOS। तो वेट लॉस के बहुत से तरीके हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज तो है ही है। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम 6 महीने डाइट एक्सरसाइज करके वेट लूज़ कर लें, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि गेन नहीं होगा। तो दिस इज़ समथिंग अ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, कि हफ्ते में 2 या 3 दिन आपके लिए मस्ट है कि आप एक्सरसाइज और वॉक को अपना शेड्यूल में रखें। और अपनी डाइट में जो है ये कि फ्राइड फूड्स वगैरह, बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनको लिमिट करें, फास्ट फूड्स को। कि घर की रोटी और सालन जो है वो इतना नुकसान नहीं देती जितना हम रिफाइंड डाइट पे जाते हैं। फिर तीसरा ये कि कुछ हार्मोनल कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे मायोनोसिटॉल वगैरह, वो इस सिलसिले में काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन ये कि मतलब ये कि मैं ये नहीं कहूँगी 100% हेल्प करते हैं, कुछ रिसर्चेज में हेल्पफुल हुए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं, बट दे स्टिल हेल्प। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हेयर ग्रोथ के लिए। तो हेयर ग्रोथ के लिए हमारे पास अभी तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि देखिए वैक्सिंग है या शेविंग है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो हमें फॉर्चुनेटली अब लेज़र थेरेपी बहुत अवेलेबल है, और 6-7 सेशंस के बाद बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और बच्चियां जो कि मतलब बड़ी ही शाय हो, आप पब्लिक में जाएं और सोशली ऑकवर्ड हो जाता है, तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ में फिर उसके बाद अगर फिर भी मसला हल ना हो रहा हो और हमें लगे कि यार मतलब ये कि मतलब फिर भी ये हमें कुछ हेल्प हार्मोनल थेरेपी से करनी चाहिए, तो फिर उसमें हार्मोनल पिल्स हैं जो हम ऐड ऑन करते हैं। यूजुअली हम 3 to 6 मंथ्स के लिए देते हैं, उसके बाद हम रोक देते हैं। अमूमन 2-3 साल लोगों के पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं, तो है। और फिर ये कि अगर थोड़ी बहुत प्री डायबिटिक रेंज में आ रही है और वेट लॉस के लिए, तो बाज़ औक़ात हम एक ड्रग है जो मेटफॉर्मिन है वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। और फर्टिलिटी के लिए अगर शादी के बाद इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें भी ड्रग्स अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी लोग कंसीव कर लेते हैं। अच्छा, टू व्हाट एक्सटेंट इसको देखना चाहिए, टाइम देना चाहिए, और कब से हमें मेडिकेशन और डॉक्टर के साथ जो है इन टच हो जाना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए? यूजुअली आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है ना। उससे पहले तो हम ट्रीटमेंट्स वगैरह इनिशिएट नहीं करते। आफ्टर 18 ईयर्स जो है ना, बच्चियों में फिर हेयर ग्रोथ या ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर हम ज़्यादा कंसर्न। लेकिन अगर बच्चियों का आजकल अर्ली प्यूबर्टी है और पहले से ये मार्क हो जाए कि उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या फिर भी 18 साल के होने का और बाल आने का और यानी इसके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने का इंतज़ार किया जाना चाहिए? देखिए प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज़ समथिंग डिफरेंट, और उसमें भी जब हेयर ग्रोथ होती है तो फिर फिर उसमें हमें जो ख़ास किस्म के हार्मोन्स हैं जैसे एड्रीनल्स हैं उनको हम फिर ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो क्यों बढ़ रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो हार्मोन्स वहाँ से आ रहे होते हैं और उसमें फिर एड्रीनल ग्लैंड्स के जो हैं हमने अल्ट्रासाउंड या उनका कोई CT और उनके ख़ास किस्म के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वो हम करवा के देखते हैं ना कि क्या ये नेचुरल प्रोसेस है या फिर ये कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस और हुआ है। मतलब PCOS का हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो ज़रा माइल्ड होता है, लेकिन जो एड्रीनल प्योर होते हैं, ट्यूमर है या कोई और चीज़ है, तो वो फिर काफ़ी एक्सटेंसिव होता है। अच्छा, सो अब व्हाट कॉज इट? इसकी वजूहात जो है वो अभी तक क्या अननोन है या कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है? देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, स्ट्रेस इंड्यूस फैक्टर्स भी हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट डिफाइंड कॉज नहीं है इसका ना। ये जेनेटिक भी है, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जितने इश्यूज ख़वातीन को हार्मोन्स के होते हैं मर्दों में भी होते हैं या सिर्फ ख़वातीन को ही हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं, अमूमन हम लोग मतलब कि लड़कों में हम इस एक्सटेंट तक हम ज़्यादातर हम अपने शोबे में देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने शोबे से बाहर निकलें तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं मर्दों में ये होता है कि जब उनकी देखिए फीमेल्स में जैसे ही रतूबत कम होती है ना, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मीनोपॉज आ रहा है या एस्ट्रोजन कम हो रहा है तो हॉट फ्लशेस होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी एक्स ये सब कुछ आता है। मर्दों हेयर फॉल स्टार्ट, मर्दों में ना जो टिपिकल साइंस हैं कि जैसे कि हेयर फॉल होना, बियर्ड के ग्रोथ कम हो जाना, ये बहुत लेट आता है। तो उनमें ज़्यादातर जो है ना अज़वाजी ताल्लुकात में जो डिफ़िकल्टी आती है, आहिस्ता आहिस्ता लिबिडो कम हो जाती है और वो प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो भी इट टेक्स टाइम टू मैनिफेस्ट। लेकिन अर्ली जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे जैसे बच्चियों का हम बात कर रहे हैं कि दे फेस समटाइम्स दिस इशू, इस तरह के कोई इश्यूज लड़कों में नहीं? लेट प्यूबर्टी होती है बॉयज़ में,
होती है, और उसमें भी 2 किस्में होती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है कि आपकी प्यूबर्टी वैसे ही थोड़ी डिले हो जाती है क्योंकि बाकी आपकी फैमिली में भी डिले का ट्रेंड चल रहा होता है। लेट ब्लूमर हैं आप। हाँ, हाँ, और लेकिन ये कि बाज़ लोगों में फिर प्रॉब्लम आ रही होती है। फिर जब हम हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें ये होता है कि या तो टेस्टिस से आपके हार्मोन्स नहीं बन रहे, या फिर आपका जो मेन ग्लैंड ऊपर बॉस बैठा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से नहीं आ रहे होते। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्या उसका भी कुछ अंदाज़ा है कि वो क्यों वहाँ से, जो क्योंकि वो सब ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड है कंट्रोल कर रहा होता है? देखिए, इसमें भी जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जीन्स आइडेंटिफाइड हैं, कौन कौन सी जीन्स हैं कि जिनमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आपके पिट्यूटरी की प्रोडक्शन, ख़ास तौर पे जो हार्मोन्स आपके रेगुलेट कर रहे हैं प्यूबर्टी को या फिर आपकी मतलब कि मेंस्ट्रुअस को, वो इफेक्ट हो जाते हैं। सही। उसके अलावा मतलब ये कि छोटे मोटे प्यूबर्टी पिट्यूटरी में जो ट्यूमर्स होते हैं, जिसको हम ट्यूमर नहीं कहते, हम प्रोलेक्टिन, हम पिट्यूटरी एडिनोमा कह देते हैं उसको ना, बिनाइन होते हैं, ये कोई कैंसर वगैरह नहीं है। लेकिन ये कि इनकी छोटी सी भी जो मौजूदगी है ना, वो ऐसा प्रेशर डालती है उन ख़ास सेल्स पे जो कि आपके हार्मोन्स बना रहे होते हैं कि वो डेफिशिएंट हो जाते हैं। एंड इट इज़ अननोन, कि कॉज नहीं मालूम है हमें, वजह अभी मतलब देखिए, कुछ एक होता है ना कि आपको हिस्ट्री में ख़ास हो कि जी कोई कैंसर की ट्रीटमेंट हुई थी, कोई रेडिएशन हुई थी, उसके बाद ये हुआ नहीं, ऐसा बहुत कम, ऐसा हिस्ट्री बहुत रेयर होती है, ये स्पॉन्टेनियसली होता है। अच्छा, जिन बच्चियों की शादी हो चुकी हुई है और वो फैमिली को एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो लेकिन उन्हें प्रॉब्लम उसमें आ रहा है, तो उन्हें किस चीज़ को जहन में रखना चाहिए, किस एक प्रोसेस को देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वेट लॉस का। वेट लॉस करने से आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली काफ़ी रेगुलराइज हो जाते हैं, और ये तो प्रूवन फैक्ट है। अब वेट लॉस में भी हमारी बच्चियाँ फिर हमें कहती हैं कि जी हम बड़ी कोशिश करते हैं, हमारा वेट नहीं लूज़ हो रहा। अब आप डाइट कितना कर सकते हैं ना, मतलब आप भूखा रहेंगे तो, मैं हमेशा मतलब ये बात फैमिली को भी समझनी चाहिए कि अगर एक बच्ची डाइटिंग कर रही है, उसने बच्चों को भी, उसने घर में काम भी करने हैं, उसने हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करना है, एंड शी हैज़ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम ना, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इतना अपने ऊपर जबर करें और आप हर वक्त खुश भी रहें। तो ऐसे मौक़ों पे जब हो तो फिर हम बाज़-औक़ात हमारी मेडिकेशन के तौर पे हम हेल्प कर देते हैं। उसमें हमारे पास जो इस वक्त ओबेसिटी पे अमेरिका में जो ड्रग्स हैं वो इतनी ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि वहाँ पे तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें हमारे पास 2-3 GLP हार्मोन्स हैं, उसमें हमारे पास 2-3 अवेलेबल हैं। और अब तो ये कि GLP के कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास लोकल ब्रांड्स में भी आ गए हैं। सही। 2 के उन पे अभी रिसर्च हो रही है, लेकिन दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। और 1-2 तो हैं जो एक तो हैं तो जो रिसर्च से अच्छी रिसर्च लेके आए हैं। अभी हमने उनके रिजल्ट्स वेट लॉस में देखने हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो कि ब्रांड लीडर्स थे वो तो हमारे पास 4-5 सालों से मौजूद हैं, और दे हेल्प लॉट। हफ्ते में 1 दिन वो इंजेक्शन लगना है। जी, तो लॉट ऑफ स्वीडन का वो जो एक ब्रांड है जी, इसमें 2-3 ब्रांड्स हैं, मतलब जो कंपनीज फेमस हैं, नोवो नॉर्डिस्क है, लिली है, ये वर्ल्ड वाइड यही 2 कंपनीज हैं। इन्हीं की ओबेसिटी, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स अवेलेबल हैं, और सनोफी है। तो यही इंसुलिन बनाती हैं, यही GLPs बनाती हैं। तो ये मतलब है कि इनकी तो चल रही हैं, पिछले 5 सालों से चल रहे हैं। तो हम इसमें ड्रग्स में हमारे पास जो है ना, ज़्यादा एक ब्रांड की मौजूद है, वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, मेन 1-2 साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि हमें प्रॉब्लमेटिक करते हैं, जिसमें नॉज़िया और वॉमिटिंग और डायरिया आ जाता है। फिर उसको हम टेलर करते हैं कि पेशेंट की हम दवाइयाँ से वज़न जो है वो किसको आप ओबेसिटी कह रही हैं, यानी कितना वज़न ज़्यादा हो तो? देखिए, एक है कि पहले तो आपका एक नॉर्मल BMI है ना हमारे एशियंस के लिहाज से, फिर 24 से ऊपर आप ओवरवेट पे जाते हैं, और ओवरवेट से ऊपर फिर आप ओबेसिटी पे जाते हैं। ओबेसिटी जो है ना, मतलब वो उसमें थोड़ा आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आपका वेस्ट जो है उसका घेराव जो है वो बड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे ही, और जो हमारी जो रिकमेंडेड वेस्ट है एशियंस के लिए वो काफ़ी कम है। ठीक है ना, तो वो फिर यही बात आ जाती है कि इसको मेंटेन करना हमारी ख़वातीन में बहुत डिफ़िकल्ट है। मैन फिर भी बाहर पार्क्स में जा सकते हैं, दे कैन वॉक एनी टाइम, दिन हो रात हो कहीं भी हो। विमेन कहीं भी रात को नहीं निकल सकती विदाउट मतलब ये कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ये है वो है। तो हमारी विमेन में ना, घरेलू ख़वातीन में एक्सरसाइज का ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ एन ऑकवर्डनेस कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको जगह जगह ख़वातीन रनिंग जॉगिंग करते हुए नज़र आएंगी, बिकॉज दे मेंटेन देयर हेल्थ। और हर बंदे की एक्सेस नहीं है जिम के लिए। तो डाइट एंड एक्सरसाइज, हर बंदा यही कहेगा कि जी कम खाएं, डाइटिंग करें, इट्स डिफ़िकल्ट। तो उसमें हमें मेन चीज़ यही है कि हमें ड्रग्स हम हेल्प कर देते हैं
क्योंकि बच्चियों ने देखें, बच्चियों का तो बहुत इश्यूज़ है ना, फिर उन्होंने शादी भी करनी है, उन्होंने कंसीव भी करना है, तो उसमें फिर जब हमें लगे कि नहीं हो रहा तो फिर हम जाते हैं ऐसे ऑप्शंस पे। हाँ, अच्छा, इंटरवीन करते ये हैं। जो पीसीओ है, ये सिर्फ अर्ली इसकी ऑनसेट हो जाती है, यानी शुरू से ही होगा, या ये अचानक किसी हेल्दी नहीं, खातून को इट कैन लेट भी होती है, लेट भी हो लेट सकती भी है? होती है। अच्छा, मेजॉरिटी टाइम मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, तो अमूमन लड़कियां इस बात को डिनाई करती हैं, नहीं शादी से पहले बिल्कुल ठीक ठाक था और शादी के बाद अभी मसला शुरू हुआ है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि हमें फिर हमारा भी होता है कि नहीं, ये मसला पहले से था। लोग बताते नहीं है कि बताएंगे तो कहेंगे कि मसला है, शादी नहीं होगी, देयर आर सोशल इश्यूज़, तो वो अमूमन हिस्ट्री हमें नहीं बताते, वो यही कहेंगे नहीं जी अभी शुरू हुआ है। अच्छा, अब इस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को? बिकॉज जैसे मर्द बहुत सारी चीज़ें छुपा के शादी करते हैं ना, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक फैमिली लाइफ को शुरू करने में। इसके बारे में भी झूठ बोला जा रहा होता है या गलत बयानी की जा रही होती है। वही आप वाली बात कि वो लड़कियों को अगर लेके भी जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए तो वो कहती हैं हमें तो मसला ही कोई नहीं है, हाँ, पीरियड्स भी ठीक आ रहे हैं, बाल भी नहीं है, तो हमें तो कोई मसला नहीं है, अब डॉक्टर ही निकाले कोई मसला के जो हाँ, है। वो अमूमन ये होता है कि जब हम फिर हम अलहदा बात करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा नहीं, शादी के बाद नहीं डिनाई करते, शादी से पहले बस वो यही कहेंगे कि शादी से पहले कोई मसला नहीं, जैसे आपने कहा हिस्ट्री लेने में ना, लेकिन ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको हम शादी के लिए एक बार सेट कर दें। मतलब कंसीव करना हो जाती हैं और मेजॉरिटी लोग मतलब 90% ख़वातीन कंसीव कर लेती हैं। ठीक है, हमने नहीं इतना जो इशू देखा। कंसीव नहीं कर सकती हैं उसकी प्राइम रीज़न ये नहीं है कि उनको पीसीओस होते हैं, उनकी वजूहत जो है और कुछ भी और होती हैं वजूहत, और भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और दूसरा ये कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ड्रग्स भी हैं। अब देखें जो ड्रग्स हैं ना, उसमें फिर आपके इशू जो आते हैं ना, वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल किड्स के आते हैं। आपने देखा जुड़वा हो गए, तुड़वा हो गए, तो ये इन ड्रग्स की वजह से, क्योंकि ये ड्रग्स रेगुलेट नहीं कर रही होती कि आपकी फर्टिलाइजेशन कितनी हो रही है ना, वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर इकट्ठे जब इतने सारे बच्चे आते हैं ना, फिर भी लेकिन ये कि इसमें ये नहीं है कि आप वो ये डर जाएं कि जी हमें, चूँकि हम इस एक इशू को कर नहीं सकेंगे। डाइट में भी क्या आप गाइड करेंगी, जो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें कि कुछ खास किस्म की डाइट इनको लेनी चाहिए? हाँ, या बच्चियों को कुछ खास किस्म की डाइट देनी चाहिए? अब सब कुछ घूम फिर के ना मुझे लगता है वापस उसी चीज़ पे आता जा रहा है जो हमारा एक रिवायती था कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं दो, वो चीज़ें नहीं दो। अब हमें लगता है कि चले पोल्ट्री में और एग्स में, इन चीज़ों में ज़्यादा जो है वो हार्मोन्स अब उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है, तो शायद वो ज़्यादा टेम्पर कर रहे हों हार्मोन्स को। लेकिन शुरू से ही वो लड़कियों की जो डाइट है उसको इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, जो आपके अलावा आपकी मैच्योरिटी ऑनसेट इसलिए भी हो रही है कि आपके मीडिया में कंटेंट बहुत अवेलेबल हो गया ना, अबाउट मोबाइल्स में। ये देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस जो कि दरमियान में मतलब एड्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जो कि इस एज में हमने कभी देखे नहीं थे। ठीक है, तो वो मैच्योरिटी जो है ना बड़ी जल्दी आ रही है, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल चेंजेस जो है ना वो रैपिड हो रही हैं। अब ये कि बच्चियों में अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं तो देखिए जनरली एक हेल्दी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है कि अगर बच्चियों की एक तो ग्रोइंग एज होती है ना 12, मतलब जब आपकी प्यूबर्टी ऑनसेट हो गई है, फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में जो है ना बच्ची, अगर आपकी ओवरवेट बच्ची है तो आप उसको ज़्यादा पराठे मत ऑफ़र करें। मैंने ये नहीं कहा ना करें, आप वीकेंड्स पे दें, बाकी 4-5 दिन आप उनको जो है मतलब ये कि सादा होल व्हीट वाइट रोटी है या फिर आप ब्राउन ब्रेड है या मल्टीग्रेन ब्रेड है वो लें, और साथ में आप ऑमलेट, या अगर आप मतलब एक अंडा भी अब दायरा देसी अंडे होते हैं बहरहाल, अगर आप एग में एनर्जी बहुत होती है, आपका सारा दिन बड़ा एनर्जेटिक गुजर जाता है, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स ना, तो उसमें यही है कि आप डीप फ्राई मत करें उसको, कम ऑयल में बनाएं, लाइक 1 टीस्पून ऑयल में बनाएं, चाहे वो फ्राइड एग की तरह आप बनाएं सनी साइड अप, या फिर आप ऑमलेट की तरह बनाएं, या बॉइल्ड एग दे दें, साथ आप 1 कप टी ले लें। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट, जो है उसमें उसका टेस्ट डेवलप करने वाली बात है। और फिर उसके बाद आप 11 o'clock आप छोटा सा कोई फ्रूट ले लें इफ़ यू आर हंग्री एंड यू आर वर्किंग। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फिर ये है ना कि आपने फ्रेंच फ्राइज़ लेने हैं, आपने पैकेट वाले चिप्स लेने हैं, आपने बिस्किट्स लेने हैं, दे आर ईजी टू ईट एंड यू एंजॉय द फूड। तो ये चीज़ मतलब दे आर वेरी रिच इन कैलोरीज, दे विल पुट ऑन वेट। आपको लगेगा कि नहीं कर रहे लेकिन दे विल डू इट। आपने भी मेंशन किया कि कॉफ़ी अच्छी है, ब्लैक कॉफ़ी, ये ब्लैक कॉफ़ी, ये कोई प्रूवन वो रिसर्च है कि ब्लैक कॉफ़ी जो है? बिल्कुल है, ब्लैक कॉफ़ी आपकी जो है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है, और आप इसके बाद अगर वर्कआउट करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लाइक आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, और ये कि इसके साथ में ये भी होता है कि इट्स गुड फॉर योर हार्ट एज वेल, तो इट हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल सही है।
बाकी ये कि 2 बजे जब आप लंच करते हैं तो लंच में देखिए हमारे सालन कितने होते हैं, थोड़े से होते हैं। असल चीज़ तो आपकी रोटी है, आप होल व्हीट रोटी लें। हमारे यहाँ पे एक तंदूर की रोटियां नान खाने का बहुत ट्रेंड है। ये सब रिफाइंड डाइट है। वाइट आटा, रिफाइंड आटा हमारे घरों में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो जब हम उनको रोकते हैं ना, वो कहते हैं जी उसका तो मज़ा नहीं आता ना, द हेल्दी फूड्स आर नॉट वेरी टेस्टी, यू हैव टू डेवलप द टेस्ट। तो रोटी आपकी होल व्हीट होनी चाहिए। और फिर ये कि अगर वेट लूज़ करना है तो आप एक टाइम की रोटी को कम करें, हाफ़ करें, और एक टाइम पे आप सिर्फ प्रोटीन्स लें। ठीक है। जैसे रात के टाइम पे आप चिकन पीस ले लें, आप मीट का पीस ले लें, और अंडे ले लें बॉईल करके, बॉयल एग्स ले लें। हाँ। शामी कबाब, अब आजकल एयर फ्रायर्स अवेलेबल हैं, नहीं भी हैं तो आप शामी कबाब 1 टीस्पून ऑयल में आप फ्राइंग पैन में बना लें। या फिर आप क्या कहते हैं उसे, लोबिया है, लाल लोबिया, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। आप लोबिया की चाट खा लें, आप काले चनों की चाट खा लें। कभी कभी आप चिकपीस ले लें। चिकपीस वैसे है कि चिकपीस आर रिच इन एस्ट्रोजेंस एज वेल। पोस्ट मीनोपॉजल में भी काफ़ी मतलब होता है। तो ये चीज़ें आपको फिर उसके साथ फिर ये नहीं होगा कि सिर्फ डाइटिंग से वेट लूज़ हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, ओवर सस्टेनेबल नहीं होगा। आपको अपना सस्टेन करने के लिए अपना फ़ैट लूज़ करना है तो वो एक्सरसाइज से होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मदिया, आप हमारे साथ रहीं और आज आपने हमें गाइड किया है पीसीओएस के बारे में। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती होगी, लेकिन सुनने के बाद इन चीज़ों को फॉलो करना और उन पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड स्टे विद अस। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। खुशियाँ